हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट बी वेरी गुड बेटा। चलिए आइएगा, आज हम आगे बढ़ाते हैं अपने टैक्स रेट्स को। हमने पीछे देखा था कि भाई जब भी कोई भी पर्सन, एनी पर्सन, अगर प्रीवियस ईयर में किसी भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर कुछ टोटल इनकम जनरेट करते हैं तो उस इनकम पे अगले साल यानी असेसमेंट ईयर में हम टैक्स कंप्यूट करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग टोटल टैक्सेबल इनकम विद द प्रिस्क्राइब्ड रेट्स। ठीक है जी। फिर हमने एक रफ आइडिया लिया ये टोटल इनकम कैसे निकलती है। उसके लिए हमने कहा भाई सबसे पहले आप उस पर्सन का स्टेटस निकालिए, जिसको हम आगे देखेंगे कि वो पर्सन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, और उनके रेजिडेंशियल स्टेटस के अकॉर्डिंगली उनकी जो भी रिसीप्ट्स होंगी उन रिसीप्ट्स को आपको क्लासिफाई करना होगा अंडर 5 हेड्स। 5 हेड में उस इनकम को आपको क्लासिफाई करना होगा अंडर सेक्शन 14, और वो 5 हेड क्या होंगे? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। इन 5 हेड में इनकम को क्लासिफाई करके आपको फर्दर उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है, कुछ चीजें ऐड करनी है, कुछ माइनस करनी है, और कुछ एडिशंस डिडक्शंस करके आपको डिफरेंट हेड्स के अंदर उनकी रिस्पेक्टिव टैक्सेबल इनकम कंप्यूट करनी है। और फिर जो भी टैक्सेबल इनकम निकल के आएगी अंडर डिफरेंट हेड्स, उन इनकम के अंदर रिस्पेक्टिव हेड के तहत आपको कुछ इनकम की क्लबिंग करनी है। नेक्स्ट स्टेप, रिस्पेक्टिव हेड में आपको कुछ लॉसेस को सेट ऑफ करना है, और फिर जो रिस्पेक्टिव हेड के तहत एडजस्टेड इनकम निकल के आएगी उन सबका एग्रीगेट करना है इन द नेम ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम। 5 हेड के एग्रीगेट को, एडजस्टेड अमाउंट को टोटल करना है, जिसको हम बुलाएंगे जीटीआई। और फिर उस जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम में से आपको डिडक्शंस करनी होंगी, कुछ बेसिक डिडक्शंस होंगी जो सेक्शन 80C से 80U के तहत बताई जाएगी, और वो डिडक्शंस लेस करके आप फाइनल इनकम निकालोगे जिसको हम नाम देंगे टोटल टैक्सेबल इनकम। और ये जो टोटल टैक्सेबल इनकम होगी, इस टोटल टैक्सेबल इनकम को आप फिर फर्दर मल्टीप्लाई करोगे। जो भी टोटल टैक्सेबल इनकम निकल के आएगी डिडक्शंस माइनस करने के बाद, उस टोटल टैक्सेबल इनकम को, उस टीटीआई को आप मल्टीप्लाई करोगे टैक्स रेट से, तो आपका इनकम टैक्स निकल के आएगा। तो हमने लास्ट क्लास में देखा कि भैया ये टैक्स रेट कैसे कंप्यूट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो टोटल टैक्सेबल इनकम है उससे रेट से मल्टीप्लाई करके इनकम टैक्स निकालिए। तो ये हमने अभी तक सिर्फ बेसिक फ्रेमवर्क देखा था। अब इस फ्रेमवर्क को हम डिटेल में पढ़ने गए और हमने देखा भाई डिटेल में पढ़ते वक्त हम रिवर्स मैनर में चले कि इनकम टैक्स निकालने के लिए सबसे पहले टैक्स रेट्स को बेसिकली समझ लेते हैं, फिर हम टोटल टैक्सेबल इनकम निकालने के लिए डिडक्शंस को देखेंगे, एंड देन वील मूव ऑन बैकवर्ड्स। तो हमने टैक्स रेट्स शुरू किए थे लास्ट क्लास में, और वहां पे हमने कहा था कि सर टैक्स रेट्स जो होंगे वो 3 बेसिस पे आपको बाइफरकेट करने होंगे। यानी टैक्स रेट आपको 3 चीजों के चाहिए होंगे, एक तो बेसिक टैक्स, दूसरा सरचार्ज, और तीसरा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। अब इसमें जो रेट ऑफ टैक्स, जो बेसिक टैक्स का रेट होगा, उसको हमने फर्दर 2 कैटेगरी में बांटा। हमने कहा सर ये जो बेसिक टैक्स है, ये बेसिक टैक्स का रेट डिपेंड करेगा इनकम कैसी है। भाई असेसी की इनकम किस तरह की होगी उस पर डिपेंड करेंगे टैक्स रेट्स। हम कोई भी असेसी की इनकम है, जो भी असेसी की इनकम निकल के आई 5 हेड के तहत, उन इनकम को हमने 2 कैटेगरी में बांट दिया, रेगुलर या नॉर्मल इनकम एंड कैजुअल या स्पेशल इनकम। और हमने कहा कि रेगुलर या नॉर्मल इनकम का जो रेट है वो हमें फाइनेंस एक्ट से पता लगेगा, हर साल का जो भी रेट आएगा, वेयर एज स्पेशल इनकम का रेट जो है वो हमें इनकम टैक्स एक्ट से पता लगेगा, जो कि जनरली ये रेट है फिक्स्ड रहता है। इनकम टैक्स एक्ट का रेट जनरली फिक्स्ड होता है, वेयर एज फाइनेंस एक्ट का रेट चेंज होता रहता है विद एवरी फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी। अब ये जो इनकम टैक्स का रेट है ये सिर्फ और सिर्फ स्पेशल इनकम के लिए होगा, और स्पेशल इनकम मेनली अदर सोर्सेज या कैपिटल गेन से जनरेट हो सकती है, वेयर एज नॉर्मल इनकम जो है वो 5 में से किसी भी हेड से हो सकती है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी से भी रेगुलर इनकम हो सकती है, और कैपिटल गेन अदर सोर्सेज से भी रेगुलर इनकम हो सकती है।
अगर सिंपल भाषा में कहूं तो मैं ये कह दूं, रेगुलर इनकम वो इनकम है जो रिकरिंग बेसिस पे होगी, रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे होगी, हर महीने, हर क्वार्टर, हर हाफ ईयर या हर एनुअल बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे अगर आप कोई इनकम जनरेट कर रहे हो तो वो आपके लिए रेगुलर इनकम कहलाई जाएगी। वेयर एज वहीं पे अगर आपकी कोई नॉन रिकरिंग नेचर की इनकम है जो कभी कभार आप जनरेट कर पाते हो, उस इनकम को हम स्पेशल इनकम का नाम देंगे। जैसे आपने जुआ खेला, सट्टा खेला, हॉर्स रेस में पैसे लगाए और वहां से आप कभी कभार जीत गए तो वो आपका स्पेशल इनकम का हिस्सा माना जाएगा। या सिमिलरली आपकी कोई ब्लैक मनी कॉटअप हुई, आपने कोई पैसा था जो सरकार को डिस्क्लोज नहीं किया था और आगे चल के सरकार ने आपका वो छुपा हुआ धन पकड़ लिया, चाहे उन्होंने रेड कंडक्ट की या कहीं ना कहीं किसी भी सोर्स से उन्होंने आपको कैच कर लिया और ऐसे में आपका काला धन पकड़ के सरकार ने आपसे टैक्स मांगा, तो सर ये जो काला धन पकड़ा है ये भी कभी कभार ही पकड़ पाएगी सरकार, या कुछ ही लोग काले धन को छुपाते होंगे, जनरली बाकी लोग इसके ऊपर टैक्स दे देते होंगे। तो सर ये जो ब्लैक मनी है, जो अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, जो सरकार को नहीं बताई गई, इस इनकम को अगर सरकार ने पकड़ लिया तो उस पे आप पे फ्लैट रेट पे टैक्स चार्ज करेंगे जो इनकम टैक्स में बताया जाएगा, इनकम टैक्स एक्ट में बताया जाएगा। यानी सर ये जो ब्लैक मनी है, नॉन रिकरिंग के एग्जाम्पल हमने क्या देख लिए, ब्लैक मनी या विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, गैम्बलिंग एटसेट्रा, ये सब जो है ये नॉन रिकरिंग नेचर के हैं, कभी कभार इनकर हो रहे हैं, तो ये स्पेशल इनकम माने जाएंगे और स्पेशल इनकम का रेट हम इनकम टैक्स एक्ट से उठाएंगे जो जनरली फिक्स्ड होगा। तो हमने पिछली क्लास के अंदर देख लिया था कि सर ये जो टैक्स रेट है ये दो बातों पर निर्भर करेंगे। अगर इनकम जो है वो नॉर्मल है, अगर इनकम जो है वो नॉर्मल है तो सर फाइनेंस एक्ट से रेट उठाया जाएगा और ये रेट असेसी वाइज डिटरमिन किया जाएगा। यानी यहाँ पे हमें मेन फोकस करना है कि असेसी कौन है। अगर असेसी इंडिविजुअल है या HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, तो उनके लिए ये स्लैब रेट्स एप्लीकेबल होंगे। वेयर एज अगर असेसी कोई और है, लाइक कंपनी है, फर्म है, तो उनके रेट्स अलग होंगे जो फाइनेंस एक्ट के अंदर बताए जाएंगे फॉर नॉर्मल इनकम, जिनको हम आगे चल के देखेंगे कंपनी फर्म के केस में। वेयर एज अगर आपकी स्पेशल इनकम है तो आपका जो रेट है वो इनकम वाइज डिटरमिन होगा। यानी यहाँ पे जब भी स्पेशल इनकम होगी तो सरकार फोकस करेगी आपकी नेचर ऑफ इनकम पे, आपकी इनकम क्या है। ऐसे में असेसी कोई भी हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं। यानी अगर नेचर ऑफ इनकम है ब्लैक मनी तो असेसी चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे HUF हो, चाहे कंपनी या फर्म LLP कोई भी क्यों ना हो, सबके लिए ब्लैक मनी के केस में सेक्शन 115 BBE के तहत 60% के रेट से इनकम टैक्स कंप्यूट किया जाएगा। यानी सर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि स्पेशल इनकम के केस में इनकम किस नेचर की होगी उसके बेस पे आपको इनकम टैक्स एक्ट से रेट उठाना है। और यहाँ पे हमने पहले ही जस्टिफाई कर लिया था कि सर ये जो स्पेशल इनकम है, ये जो स्पेशल इनकम है ये सिर्फ और सिर्फ दो ही सोर्स से डिटरमिन हो सकती है, विच इज कैपिटल गेन और अदर सोर्सेस। स्पेशल इनकम सिर्फ कैपिटल गेन अदर सोर्सेस से डिटरमिन हो सकती है। सैलरी, PGBP या हाउस प्रॉपर्टी से स्पेशल इनकम जनरेट नहीं होती, क्योंकि स्पेशल इनकम खाली कैपिटल गेन या अदर सोर्सेस से होती है। देयरफॉर जब हम इनका रेट याद करने जा रहे हैं तो यहाँ पे भी हमने फोकस बना लिया कि जब भी आपको स्पेशल इनकम पे टैक्स रेट निकालना होगा तो इनकम वाइज निकालिएगा, असेसी कोई भी हो इससे कोई लेना देना नहीं है। आप देखिएगा इनकम किस नेचर की है और उसके अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स एक्ट से आपको रेट डिटरमिन करना होगा। और इनकम टैक्स एक्ट के अंदर दो ही हेड के तहत स्पेशल इनकम जनरेट होती है। वन हेड इज कैपिटल गेन एंड अदर हेड इज अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेस की इनकम को हमने ऑलरेडी पीछे क्लास में देख लिया था। हमने कहा सर अदर सोर्सेस में दो तरह से स्पेशल इनकम जनरेट हो सकती है, एक तो है ब्लैक मनी और दूसरा है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस एटसेट्रा, चाहे इसमें गैम्बलिंग, बेटिंग क्यों ना हो। ठीक है, तो अगर आप विनिंग फ्रॉम लॉटरी वगैरह कर रहे हैं तो वो भी स्पेशल इनकम है और उस पर टैक्स रेट फ्लैट रहेगा 30% ऑन दी ग्रॉस विनिंग। टोटल आप जितना भी अमाउंट कमा रहे हैं वो टोटल अमाउंट पे 30% का इनकम टैक्स जाएगा। इसमें से आपको कोई भी खर्चों की डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। ठीक है जी,
यानी ग्रॉस विनिंग, टोटल विनिंग पे 30% के रेट से इनकम टैक्स दीजिए। और ब्लैक मनी और विनिंग फ्रॉम लॉटरी क्रॉसवर्ड को छोड़ के बाकी कोई भी अदर इनकम है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के हेड में आ रही है सर, उसको हम नॉर्मल इनकम मानेंगे। और नॉर्मल इनकम मानते हुए असेसी वाइज फाइनेंस एक्ट के रेट से हम उसके ऊपर इनकम टैक्स कंप्यूट करेंगे। यानी और कोई बाकी अदर सोर्स की इनकम है, लाइक एक इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल जो है वो एक कंपनी के शेयर्स खरीदता है और उस कंपनी से हर साल डिविडेंड रिसीव करता है, तो ये जो डिविडेंड की इनकम एक इंडिविजुअल को, एक सैलरीड एम्प्लॉय को मिल रही है, वो अदर सोर्सेज के हेड में आएगी और वहां पे हम उसको नॉर्मल इनकम मानते हुए उनकी अदर सोर्सेज की इनकम में ऐड करके उनके स्लैब रेट के अकॉर्डिंगली उनका इनकम टैक्स कंप्यूट करेंगे। ठीक है जी। तो भाई ये तो बात थी अदर सोर्सेज की। अब आइएगा हम स्पेशल इनकम के केस में कैपिटल गेन के तहत क्या क्या स्पेशल इनकम बनती हैं उनको आज डिटेल में समझते हैं। लॉ मेकर कहता है सर स्पेशल इनकम ब्रॉडली कैपिटल गेन या अदर सोर्सेज से ही जनरेट होती है। और सर अदर सोर्सेज में हमने देख लिया खाली दो ही इनकम स्पेशल इनकम मानी जाती हैं, पहला है ब्लैक मनी, दूसरा है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस एटसेट्रा। हाउएवर जब हम बात करेंगे कैपिटल गेन की तो सर कैपिटल गेन के केस में स्पेशल इनकम कुछ अलग तरह से डिटरमिन की जाएगी। अब सबसे पहले यहाँ पे स्पेशल इनकम का नेचर समझने के लिए हमें समझना होगा कैपिटल गेन की इनकम क्या होती है। बेटा आज से ध्यान रखिएगा, बेसिकली कैपिटल गेन का लिटरल मीनिंग होता है गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। कोई भी पर्सन के पास अगर कैपिटल एसेट्स है, किसी भी असेसी के पास अगर कैपिटल एसेट्स है, वो एसेट्स जिनकी यूजफुल लाइफ लंबी है, हैविंग लॉन्ग यूजफुल लाइफ। अब लंबी का मतलब कितने साल में? सालों के लिए यहाँ पे उन्होंने कुछ कंडीशंस बताई है। उन्होंने कहा सर लाइफ होनी चाहिए, यूजफुल लाइफ होनी चाहिए, वन टाइम में उसकी यूजेज खत्म नहीं होनी चाहिए। लाइक सर ऐसा ना हो खाना खाया और खाना पेट में गया खत्म, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब मैं अगर कहूं सर मेरे पास लैपटॉप है तो लैपटॉप की यूजफुल लाइफ है सर 5 साल 10 साल, जिस तरह से हम मेंटेन करेंगे उस तरह से वो ये लंबा टाइम में यूज हो सकता है, तो ये हमारे लिए कैपिटल एसेट हो जाएगा। ज्वेलरी से ये हमारे लिए कैपिटल एसेट हो जाएगा। गाड़ी, मेरे पास गाड़ी है सर, मैंने गाड़ी खरीदी तो उसकी भी एक पर्टिकुलर यूजफुल लाइफ है 10 साल 15 साल, जितने भी साल तक आप उसको मेंटेन अच्छे से करके यूज कर सकते हैं, तो वो मेरे लिए क्या बन गया? कैपिटल एसेट। घर, ऑफिस, लैंड, बिल्डिंग, ये सब हमारे लिए कैपिटल एसेट्स है। बाकी इसको डिटेल में हम आगे चल के कैपिटल गेन के चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे कैपिटल एसेट्स क्या क्या होते हैं। तो वो कह रहा है सर कोई भी ऐसा एसेट जो कैपिटल एसेट है जिसकी थोड़ी लंबी यूजफुल लाइफ है, उसको अगर आप ट्रांसफर करते हो, जनरली बेचते वगैरह हो और बेचने पे आपको कोई फायदा होता है। सर मैंने 10 साल पहले 1 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी थी और आज उसे 2.5 करोड़ में बेचा, तो अगर ओवर द पीरियड कैपिटल एसेट को बेच के मुझे कुछ गेन हो रहा है तो उसको हम कैपिटल गेन बुलाते हैं। और ये जो कैपिटल गेन है इसको ब्रॉडली हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं। अब से एक कैटेगरी को मैं नाम दूंगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसे मैं शॉर्ट में बुलाऊंगी STCG, और एक कैपिटल गेन होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जिसको मैं LTCG बुलाऊंगी। यानी ध्यान रखेंगे कैपिटल गेन को अब हम 2 कैटेगरी में बांट देंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई भी कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, ये हम कैसे डिटरमिन करेंगे? तो इसके लिए हम एक कंसेप्ट डेवलप करेंगे पीरियड ऑफ होल्डिंग का। पीरियड ऑफ होल्डिंग इनकम टैक्स एक्ट कहेगा कि सर आपका कोई भी कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म, ये निर्भर करेगा इस बात पे कि वो कैपिटल एसेट आपने कितने वक्त के लिए अपने पास होल्ड किया है। यानी आपने का मतलब है असेसी ने, जिसका हम टैक्स निकाल रहे हैं, असेसी ने कितने पीरियड के लिए,
कितने टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए उस कैपिटल एसेट को होल्ड किया है, उस कैपिटल एसेट को अपने पास रखा, अपने पास रखा, या मैं कह दूं होल्ड किया, बिफोर सेल, उसे बेचने से पहले, बिफोर सेल, किसी भी एसेट को बेचने से पहले असेसी ने उस एसेट को अपने पास कितने वक्त के लिए रखा, इस पीरियड को हम नाम देंगे पीरियड ऑफ होल्डिंग। और पीरियड ऑफ होल्डिंग को अब से मैं शॉर्ट में बुलाऊंगी POH, POH। तो भाई एक असेसी कैपिटल एसेट को कितने वक्त के लिए अपने पास रख रहा है, इस पे बेस्ड हम डिसाइड करेंगे कि उसका जो कैपिटल गेन है वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। यानी सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो कुछ इस तरह से समझिए, एक असेसी अपने पास एक नॉन फाइनेंशियल एसेट 36 महीने से ज्यादा पीरियड के लिए रख रहा है, तो हम मान लेंगे कि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। यानी मैंने एक बिल्डिंग खरीदी और बिल्डिंग को मैंने अपने पास 10 साल रखा, 10 साल उस बिल्डिंग को यूज किया और 10 साल बाद उस बिल्डिंग को उठा के बेच दिया, उस बिल्डिंग को किसी को बेच दिया। तो सर ये बिल्डिंग मेरे पास, इस बिल्डिंग की ओनरशिप मेरे पास कितने टाइम के लिए रही? सर 36 मंथ से ज्यादा रही। 36 मंथ्स का मतलब 3 इयर्स, तो 3 इयर्स से ज्यादा रही। मैंने 10 साल बाद बिल्डिंग को बेचा, तो ये जो बिल्डिंग है ये मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो गया और इसको बेच के अगर कोई फायदा हुआ तो वो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन गया। ठीक है जी। तो लॉ मेकर ने कहा कि किसी भी कैपिटल एसेट को आप कितने वक्त के लिए होल्ड कर रहे हो, इस पे डिपेंड करेगा कि आपका एसेट लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, और जिस भी नेचर का एसेट होगा उसको बेच के अगर आपका गेन आ रहा है तो उसके बेसिस पे आपका गेन डिसाइड होगा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है या शॉर्ट टर्म। अब डिपेंड करता है पीरियड ऑफ होल्डिंग के बेस पे उन्होंने लॉ बनाया, लॉ मेकर ने लॉ बनाया कि सर अगर कोई फाइनेंशियल एसेट है, फाइनेंशियल एसेट का मतलब क्या होगा? वो कहता है सर फाइनेंशियल एसेट का मतलब है लाइक शेयर्स, सिक्योरिटीज एंड स्टॉक्स, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है मार्केट में बिक रहे हैं, लाइक सर शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स के यूनिट हो गए, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स, कोई भी इंस्ट्रूमेंट का नाम दीजिए, फ्यूचर ऑप्शंस, किसी भी नाम से बुलाइए। सर आप शेयर्स के नाम से बुलाइए, आप डिबेंचर्स के नाम से बुलाइए, बॉन्ड्स के नाम से बुलाइए, म्यूचुअल फंड के यूनिट्स के नाम से बुलाइए, कोई भी नाम दे दीजिए। किसी भी नाम से अगर कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मार्केट में ट्रेड हो रहा है तो उसको हम नाम देंगे फाइनेंशियल एसेट का। और अगर ऐसा कोई फाइनेंशियल एसेट, शेयर्स, डिबेंचर्स आपके पास 12 महीने से ज्यादा के लिए होल्ड हो जाता है तो वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा। यानी मैंने एक शेयर खरीदा और शेयर खरीदने के बाद उस शेयर को 13 महीने के लिए अपने पास रखा और 13 महीने बाद वो शेयर मैंने किसी और को बेच दिया, तो ये जो शेयर है मेरे लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है क्योंकि मैंने इसे 12 महीने से ज्यादा अपने पास होल्ड किया था और इसको बेच के अगर मुझे कोई प्रॉफिट आ रहा है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। हाउएवर अगर कोई इमूवेबल एसेट है लाइक लैंड और बिल्डिंग, लैंड, बिल्डिंग एटसेट्रा है, तो सर लैंड, बिल्डिंग एटसेट्रा के लिए उन्होंने कहा कि अगर आप उसे 24 महीने से ज्यादा के लिए होल्ड कर रहे हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा। मैम अभी तो आपने कहा कि बिल्डिंग मैंने खरीदी, मैंने बिल्डिंग 10 साल बाद बेची, तो ध्यान रखना बेटा, अगर बिल्डिंग मैंने 10 साल बाद बेची तो मेरे लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है क्योंकि मेरे लिए वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है क्योंकि मैंने उसे 24 महीने से ज्यादा के लिए होल्ड किया। 26 महीने का क्राइटेरिया लैंड, बिल्डिंग पे एप्लीकेबल नहीं होगा, पहली बात। ठीक है जी। तो मैम अगर लैंड, बिल्डिंग इमूवेबल में आ गई और फाइनेंशियल एसेट्स में शेयर, सिक्योरिटीज आ गई तो फिर ये नॉन फाइनेंशियल एसेट्स क्या बचे? अब ध्यान रखिए बेटा, नॉन फाइनेंशियल एसेट्स में आ जाएंगे एनी अदर कैपिटल एसेट, एनी अदर कैपिटल एसेट
अदर देन किसको छोड़ के सर? 2 को छोड़ के, फाइनेंशियल एसेट्स को छोड़ के, स्टॉक शेयर्स को छोड़ के, एंड इमूवेबल एसेट्स को, लैंड बिल्डिंग को छोड़ के, और कोई भी दूसरा कैपिटल एसेट है तो उसको हम क्या नाम देंगे? नॉन फाइनेंशियल एसेट। और नॉन फाइनेंशियल एसेट है तो उसको आप कितने पीरियड के लिए होल्ड कर लो, अगर उसको 36 मंथ से ज्यादा के लिए होल्ड कर लेते हो तो वो आपके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाएगा। तो मैम लैंड और बिल्डिंग अगर मैंने 24 महीने के बाद बेच दी, मैंने 24 महीने का मतलब हो गया 2 साल, 2 साल पहले एक बिल्डिंग खरीदी थी और 24 महीने के बाद 25वें महीने में मैंने वो बिल्डिंग बेच दी, तो ये जो मेरे लिए बिल्डिंग है, पहली बात तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है क्योंकि मैंने इसे 24 महीने से ज्यादा के लिए होल्ड किया। लैंड और बिल्डिंग के लिए हमें 36 महीने का पीरियड नहीं देखना, ये बात अच्छे से माइंड में सेट कर लीजिए। लैंड और बिल्डिंग के लिए अगर 24 महीने से ज्यादा है तो सर ऑटोमेटिकली वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है और उसको बेच के अगर मुझे प्रॉफिट हुआ, मुझे फायदा हुआ, तो वो प्रॉफिट मेरे लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। लेकिन लैंड बिल्डिंग और शेयर्स को छोड़ के बाकी कोई भी और एसेट है, लाइक गाड़ी, मशीनरीज और एनी अदर थिंग, ज्वेलरी, ठीक है जी। अब ज्वेलरी है सर, ज्वेलरी क्या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, शेयर्स है? नहीं। क्या ज्वेलरी इमूवेबल एसेट्स में आएगी? नहीं। तो ज्वेलरी अगर लेट्स से मुझे मेरी शादी में मेरे पेरेंट्स ने ज्वेलरी दी और वो ज्वेलरी आज लेट्स से 10 साल बाद मैं बेचती हूं, तो वो ज्वेलरी मेरे लिए क्या है? लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, क्योंकि मैंने उसे 3 साल से ज्यादा होल्ड किया और आज 10 साल बाद बेच रही हूं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बिका। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बिकने पे अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट मेरे लिए बन जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हाउएवर जो इन स्लैब में फिट नहीं होंगे वो सारी की सारी इनकम बन जाएगी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। यानी सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो मैं कुछ इस तरह से कह सकती हूं कि भाई जब भी हमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म देखना होगा तो उसके लिए हमें एक क्राइटेरिया दिमाग में बैठाना होगा कि भैया कोई भी कैपिटल एसेट है, कोई भी कैपिटल एसेट है। कैपिटल एसेट क्या होता है इसको डिटेल में हम आगे चल के देखेंगे, अभी के लिए ध्यान रखो जिसकी यूजफुल लाइफ बड़ी है, जनरली 1 साल से ज्यादा है। अगर कैपिटल एसेट को आप होल्ड कर रहे हो, आप होल्ड कर रहे हो, पीरियड ऑफ होल्डिंग है कुछ इस तरह से। अगर फाइनेंशियल एसेट है लाइक शेयर, स्टॉक्स एटसेट्रा, और उसे होल्ड कर रहे हो आप 12 महीने तक के लिए, या लैंड बिल्डिंग है, इमूवेबल एसेट है और लैंड बिल्डिंग इमूवेबल एसेट को आप होल्ड कर रहे हो 24 महीने तक के लिए, या अदर एसेट्स, इनके अलावा कोई नॉन फाइनेंशियल एसेट्स है उनको होल्ड कर रहे हो आप 36 महीने तक के लिए, तो सर ये सारे एसेट्स हमारे लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स माने जाएंगे। इनको हम क्या बुलाएंगे? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, STCA। और इस शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को सेल करके, इस शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को सेल करके अगर आपको लॉस आया तो उस लॉस को हम नाम देंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ठीक है, STCL। और अगर उस शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेच के आपको प्रॉफिट आया, आपको गेन आया, फायदा हुआ, तो वो हमारे लिए बन जाएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। हमारे लिए क्या बन जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिसे शॉर्ट में मैं बुलाऊंगी STCG। यानी इसका अगर हम रिवर्स कर दें कि किसी भी कैपिटल एसेट को होल्ड हमने किया, उसकी पीरियड ऑफ होल्डिंग है फाइनेंशियल एसेट्स के केस में मोर देन 12 मंथ्स, बिल्कुल इसका रिवर्स कर देते हैं। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लैंड एंड बिल्डिंग है और उनको हमने होल्ड किया मोर देन 24 मंथ्स, मोर देन है, ध्यान रखना सब में मोर देन, इक्वल टू नहीं आएगा। अगर इक्वल टू है इतने पीरियड के लिए तो वो हमारे लिए शॉर्ट टर्म माना जाएगा।
और अगर सर नॉन फाइनेंशियल एसेट्स है, यानी बाकी कोई एसेट्स है, ज्वेलरी, कार एटसेट्रा एटसेट्रा, उसको आपने होल्ड किया फॉर मोर देन 36 मंथ्स, तो सर ये जो एसेट है ये आपके लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। और ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है इसको शॉर्ट में हम बुलाते हैं LTCA। इसको बेच के, ऑन इट्स सेल, इसको बेच के अगर आपको फायदा हुआ तो वो बन गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और अगर नुकसान हुआ तो वो बन गया लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है जी। एंड फर्दर ध्यान रखिएगा कि अगर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, यानी कैपिटल का गेन हुआ, कैपिटल एसेट को बेच के अगर गेन हुआ, फायदा हुआ, चाहे वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को बेच के फायदा हुआ, चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेच के फायदा हुआ, उसको हम कैपिटल गेन का दर्जा देंगे और इस कैपिटल गेन पे इनकम टैक्स लगेगा। हाउएवर अगर लॉसेस आए तो लॉसेस पे इनकम टैक्स नहीं लगता, रादर इसका हम सेट ऑफ में जाके बेनिफिट देखेंगे। आगे चल के हम सेट ऑफ के प्रोविजंस देखेंगे। इन लॉसेस को जो है कभी कभी हम प्रॉफिट्स के साथ एडजस्ट कर देंगे सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस, जिनको वी विल सी इन द चैप्टर ऑफ सेट ऑफ। सिमिलरली अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो भाई लॉस है, फायदा नहीं हुआ, कोई कमाई थोड़ी ना हुई है। जब कमाई नहीं हुई, इनकम नहीं हुई, तो इनकम का टैक्स किस बात का? तो सर यहाँ पे टैक्स नहीं लगेगा, रादर यहाँ पे हम आपको कुछ बेनिफिट्स देंगे जिसको हम रेफर करेंगे इन द चैप्टर ऑफ सेट ऑफ। इन लॉसेस को हम आपको परमिशन दे देंगे, ये जो लॉसेस होंगे उसके हम आपको परमिशन देंगे कि आप कुछ प्रॉफिट्स के साथ एडजस्ट कर सकते हो, और प्रॉफिट्स के साथ एडजस्ट करके जो टोटल टैक्सेबल इनकम है उसको घटा सकते हो, और जितना आपका लॉसेस ज्यादा है उतना टैक्सेबल इनकम कम होती जाएगी, और जैसे जैसे टैक्सेबल इनकम कम होगी उस पर आपको इनकम टैक्स भी कम देना होगा। ठीक है जी। तो ध्यान रखिएगा, अगर गेन हुआ, फायदा हुआ तो ही टैक्स है, अदरवाइज नहीं है। और फिर ये जो इनकम का टैक्स निकलेगा ये दो बेसिस पे निकलेगा। पहला बेसिस हमने देखा था, जैसे सर कैपिटल गेन अगर नॉर्मल इनकम से आ रहा है, रिकरिंग नेचर की इनकम से आ रहा है, तो उनका जो टैक्स रेट है वो हम डिटरमिन करेंगे अकॉर्डिंग टू फाइनेंस एक्ट। वेयर एज अगर वो स्पेशल इनकम में आ रहा है तो स्पेशल इनकम का रेट हम डिटरमिन करेंगे फ्रॉम इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसका हम जो रेट उठाएंगे वो उठाएंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 से। अब सवाल उठता है कि कैपिटल गेन में कौन कौन सी इनकम है जो स्पेशल नेचर की मानी जाएगी। तो आइए इसको हम अब चार्ट से समझते हैं कि ऐसी कौन कौन सी कैपिटल गेन की इनकम है जिसको हम स्पेशल नेचर का मानते हुए उसका रेट जो है इनकम टैक्स एक्ट से उठाएंगे। तो आइए देखते हैं इस चार्ट को अब हम डिटेल में। हमने कहा सर अगर किसी भी कैपिटल एसेट को आपने होल्ड किया, फाइनेंशियल एसेट्स हैं फॉर मोर देन 12 मंथ्स, और इमूवेबल एसेट्स हैं उनको होल्ड किया फॉर मोर देन 24 मंथ्स, और अगर नॉन फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनको आपने होल्ड किया फॉर मोर देन 36 मंथ्स, तो सर इनको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट माना जाएगा, और इनको बेच के अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उसकी क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से होगी। वेयर एज अदर्स के केसेस में, यानी इस कैटेगरी में जो जो नहीं आएंगे, यानी फाइनेंशियल एसेट्स हैं लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स के लिए होल्ड किया, या इमूवेबल एसेट्स को आपने, भाई सिंपल सी बात है, शॉर्ट टर्म में क्या क्या आ गए, अगर फाइनेंशियल एसेट है उनको आपने होल्ड किया अप टू 12 मंथ्स, और अगर इमूवेबल एसेट्स है उनको आपने होल्ड किया अप टू 24 मंथ्स, और अगर अदर नॉन फाइनेंशियल एसेट्स है उनको आपने होल्ड किया अप टू 36 मंथ्स, तो वो बन गए शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। उनको बेच के फायदा आया तो वो बन गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। फिर उस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को हम दो बेसिस पे क्लासिफाई करेंगे। ठीक है जी। तो अब ध्यान रखेंगे, सबसे पहले हमने जो भी कैपिटल गेन आया उसको दो कैटेगरी में बांट दिया, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, और फिर इन दोनों को बांट के उनके ऊपर कुछ इस तरह से ट्रीटमेंट होगी। आइए देखिए किस तरह से ट्रीटमेंट होगी। सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को समझते हैं। सबसे पहले इसको देख लीजिएगा, ध्यान रखना बेटा, अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ रहा है,
किसी एसेट को आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया, 12 महीने, 24 महीने या 36 महीने से ज्यादा होल्ड किया अकॉर्डिंग टू देयर नेचर, और उनको बेच के फायदा आया, तो ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमेशा स्पेशल नेचर का माना जाएगा। हमेशा 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 आपको ये बात ध्यान रखनी है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमेशा स्पेशल नेचर का है। और अगर याद करने के लिए आपको बताऊं तो भैया सोच के देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नाम से ही पता लग रहा है हम उस एसेट को बेच के गेन क्रिएट कर रहे हैं जिस एसेट को हमने लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास रखा था। तो बताइए ये लॉन्ग टर्म पे जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे जो फायदा हुआ, ये रिकरिंग नेचर का है या नॉन रिकरिंग नेचर का? भाई सिंपल सी बात है, लॉन्ग टर्म में रिटर्न आ रहा है। ज्वेलरी को कभी कभार बेचते हैं लोग, या सर बिल्डिंग को कभी कभार बेचा जाता है, बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं बिकता। मैम क्या बात कर रहे हैं, बिल्डर्स तो डेली बेसिस पे बिल्डिंग को बेचते हैं। तो भाई बिल्डर्स हैं, अगर बिल्डर्स हैं और वो बिल्डिंग बेच रहे हैं तो उनका तो बिजनेस ही वही है। फिर उनकी जो बिल्डिंग बेच के इनकम आई वो पीजीबीपी हेड में जाएगी बेटा। हाउएवर अगर आप हम जैसी आम जनता है जिनका बिजनेस बिल्डिंग बेचना नहीं है और वो अपनी सेविंग से बिल्डिंग खरीदते हैं, बोरोइंग्स लोन लेके बिल्डिंग खरीदते हैं, तो सर जनरली उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखते हैं। जनरली बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं बेचते, ऑल्दो इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो चाहे तो 6 महीने बाद ही बेच दे, लेकिन जनरली भाई बंदे ने सालों साल मेहनत की, पैसा जोड़ा, लोन उठाया, फिर बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग पे स्टैंप ड्यूटी वगैरह दी, तो उम्मीद करते हैं कि जनरली वो लॉन्ग टर्म के लिए रखेगा। अब लॉन्ग टर्म के लिए रखा 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल और उसके बाद बेच रहा है, तो भाई तभी तो ये लॉन्ग टर्म हुआ ना। तो बाद में बेच रहा है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है जो कभी कभार ही होगा, नॉन रिकरिंग नेचर का होगा। रिकरिंग नेचर का ये जनरली नहीं होता, और जब ये रिकरिंग नेचर का नहीं है, नॉन रिकरिंग नेचर का है, तो इसको हम हमेशा ही स्पेशल इनकम का दर्जा देंगे, हमेशा हमेशा हमेशा। यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमेशा स्पेशल इनकम मानी जाएगी, ये कभी भी नॉर्मल इनकम की कैटेगरी में नहीं आएगी, पहली बात। दूसरी बात, सर भले ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमेशा स्पेशल हो, लेकिन उसका रेट ऑफ टैक्स क्या होगा ये निर्भर करेगा उसके नेचर ऑफ इनकम पे। सर वो जो स्पेशल इनकम उसने जनरेट की लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेच के, उस इनकम में किस एसेट को बेच के इनकम जनरेशन हुई, इस पे निर्भर करेंगे आपके रेट ऑफ टैक्स। जैसे सबसे पहले उन्होंने बात की कि अगर सर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका हो रहा है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स को बेच के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है, तो सर ये स्पेशल इनकम है। इसका टैक्स रेट हम सेक्शन 112 से उठाएंगे, जो कहेगा कि सर इन एक्सेस ऑफ 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए के ऊपर जितना भी गेन आया उस पे आपको 10% का टैक्स देना होगा। यानी मान लीजिए आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी शेयर्स को, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को बेच के आया लेट्स से 5 लाख रुपए, तो 5 लाख में 1 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं है, ठीक है जी, 1 लाख पे तो कोई टैक्स नहीं है, जीरो अमाउंट आएगा, नील आएगा। लेकिन 1 लाख के ऊपर यानी बैलेंस 4 लाख पे आपको 10% के रेट से टैक्स देना होगा, यानी 40,000 रुपए अंडर सेक्शन 112। अब सवाल ये होता है कि मैम ये लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और ये यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? तो आइए इनका मीनिंग हम बेसिक लेवल पे थोड़ा समझते हैं और इस बात को आगे कंक्लूड करते हैं। समझिएगा बेटा वो क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से समझिएगा। जनरली अगर एक कंपनी है तो कंपनी अपने कैपिटल, अपने फंड्स को रेज करती है, यानी बिजनेस में पैसा लगाती है एज एन इनपुट, और ये कंपनी पैसा किस फॉर्म में लगाती है? तो सर यहां पे 2 लोग आ जाते हैं, या तो
कुछ लोग एज एन ओनर फंडिंग करते हैं, जिसको हम नाम देते हैं ओन्ड कैपिटल, या कुछ लोग सर उधार दे देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं बोरोड कैपिटल। ओन्ड कैपिटल हमेशा शेयर होल्डर्स द्वारा दिया जाता है। शेयर होल्डर्स को जो है एक्चुअल ओनर बना दिया जाता है कंपनी का। और शेयर होल्डर्स बेसिकली दो तरह से इन जनरल शेयर्स खरीदते हैं। एक होता है इक्विटी शेयर्स और एक होता है प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है। वेयर एज हम कई बार लोगों को ओनर नहीं बनाना चाहते, हमें कुछ टाइम के लिए पैसों की जरूरत है। लेट्स से कोविड-19 आया, बिजनेस ठप हो गया, देयरफॉर नए साल में 2021 में आके हमें थोड़े से पैसे चाहिए बिजनेस को स्मूथ रन करने के लिए। तो हमने क्या किया, ऐसे में नए ओनर बनाने के बजाय हमने लोगों से उधार मांग लिया कुछ टाइम के लिए और कहा कि जब तक आपका पैसा इस्तेमाल करेंगे तब तक आपको इंटरेस्ट पे करेंगे और कुछ टाइम के बाद जब हमारी कमाई आ जाएगी उसमें से आपका बोरोड कैपिटल आपको रिफंड कर दिया जाएगा। पूरा प्रिंसिपल अमाउंट हम आपको एज इट इज रीपे कर देंगे। तो बोरोड कैपिटल होते हैं बाय लेंडर्स। लेंडर्स होते हैं जो उधार देते हैं। ठीक है, उधारकर्ता। ठीक है, उधार देते हैं ये लोग। अब उधार जनरली दो तरह से मिलता है, आइदर इन द नेम ऑफ डिबेंचर्स या बॉन्ड्स। बॉन्ड्स जनरली हम नाम देते हैं टू द डिबेंचर्स और बोरोड इंस्ट्रूमेंट। मैं इसको डिबेंचर्स ना बोल के मैं ऐसे कह सकती हूँ बोरोड इंस्ट्रूमेंट, ऐसी बोरोइंग जो हमने किससे ली है, फ्रॉम गवर्नमेंट, उसको हम कहते हैं बॉन्ड्स। और इसके अलावा हम लोन्स भी ले सकते हैं एज सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड फॉर्म में। ठीक है, यहां तक की बात ध्यान रहेगी। और जो भी पैसा हमने इन लोगों से लिया वो पैसा हम इन्वेस्ट करते हैं इन बिजनेस, और बिजनेस में इन्वेस्ट करने के बाद फिर बिजनेस से जो आउटपुट जनरेट होता है, जो प्रॉफिट निकल के आता है, वो प्रॉफिट फर्दर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किस नाम से, सब प्रॉफिट का ओनर्स को देते हैं हिस्सा इन दी नेम ऑफ डिविडेंड, और प्रॉफिट का हिस्से में से कुछ ब्याज पे करते हैं टू दी बोरोड कैपिटल होल्डर्स। अब इंटरेस्ट तो हमें देना ही देना है, इट्स अ फिक्स्ड ऑब्लिगेशन, चाहे हमारा प्रॉफिट हो या ना हो। यानी ये तो हमारा खर्चा है बेसिकली, ये तो हमें पूरा करना ही करना है। वेयर एज डिविडेंड जो है ये सर फिक्स्ड ऑब्लिगेशन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के केस में होती है। अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं तो वहां पे ऑब्लिगेशन है, उनको फिक्स्ड डिविडेंड आपको देना होता है। वेयर एज इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए ये ऑप्शनल होता है। यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड तब मिलेगा जब कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है। अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया ही नहीं तो उनको डिविडेंड नहीं मिलता। ठीक है जी। तो भाई ये दो तरीके के, या मैं रादर कह दूं चार तरीके के इंस्ट्रूमेंट, दो इंस्ट्रूमेंट कौन से बन गए, ओन्ड कैपिटल और बोरोड कैपिटल, जिसको हमने चार कैटेगरी में बांट दिया, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। चार कैटेगरी में कंपनी फंड्स रेज करती है लोगों से। अब आगे ये जो भी इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं या बॉन्ड्स हैं, इनको फर्दर हम दो कैटेगरी में बांटते हैं। सर जो भी डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, इनको इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी, अगर पब्लिक कंपनी चाहती है कि इनके शेयर्स, डिबेंचर्स ट्रेड हो, इनकी ट्रेडिंग हो, बिक्री हो थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, एक ऐसे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू इनकी बिक्री हो जो रिकॉग्नाइज्ड है, लाइक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, कानपुर स्टॉक एक्सचेंज, सो ऑन। तो सर अगर इनकी ट्रेडिंग आपको करानी है, इनकी खरीद बेच करानी है आपको स्टॉक मार्केट के थ्रू, तो आपको इनको रजिस्टर कराना होगा विद स्टॉक एक्सचेंज, और स्टॉक एक्सचेंज के साथ
रजिस्ट्रेशन कराने के प्रोसेस को हम कहते हैं लिस्टिंग। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं लिस्टिंग। ठीक है, लिस्टिंग का लिटरल मीनिंग क्या है? रजिस्ट्रेशन विद स्टॉक एक्सचेंज। अगर आप रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो उसको हम कहते हैं लिस्टिंग। और लिस्टिंग के बाद जो भी शेयर्स या डिबेंचर्स या कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपने लिस्ट करा लिया उसको हम बोलते हैं लिस्टेड सिक्योरिटीज। उसको हम क्या नाम देते हैं? लिस्टेड सिक्योरिटीज। ये जो लिस्टेड सिक्योरिटीज होती हैं ये सर शेयर्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं, लिस्टेड शेयर्स, और सर ये लिस्टेड डिबेंचर्स भी हो सकते हैं, लिस्टेड डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। अब लॉ मेकर कह रहा है कि सर अगर लिस्टेड शेयर है इक्विटी के, लिस्टेड शेयर है इक्विटी के, लिस्टेड इक्विटी शेयर, तो इसकी ट्रीटमेंट अलग रहेगी। और अगर लिस्टेड प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो इनकी ट्रीटमेंट अलग रहेगी। हाउएवर डिबेंचर्स और बॉन्ड्स के केस में उन्होंने कहा सर चाहे लिस्टेड डिबेंचर्स हो चाहे लिस्टेड बॉन्ड्स हो, इनकी ट्रीटमेंट हम कुछ हद तक सिमिलर करेंगे। और वो कंपनीज जिन्होंने लिस्टिंग नहीं कराई है, यानी ये कंपनीज, पब्लिक कंपनीज अगर अपने इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं थ्रू डायरेक्टली कंपनी जो है अपने शेयर्स बेच रही है, यानी वो यहां पे किसी स्टॉक एक्सचेंज की हेल्प नहीं ले रही, यानी किसी स्टॉक एक्सचेंज के साथ उन्होंने लिस्टिंग नहीं कराई। जब उन्होंने लिस्टिंग नहीं कराई तो उन शेयर्स को हम अनलिस्टेड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, उन सिक्योरिटीज को हम अनलिस्टेड सिक्योरिटीज कहते हैं। सिमिलरली अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो सर प्राइवेट कंपनी तो पब्लिक से पैसा मांग ही नहीं सकती, तो यहां पे तो शेयर्स फॉर पब्लिक होते ही नहीं है, देयरफॉर ये भी लिस्टिंग में नहीं आएंगे, ये भी अनलिस्टेड माने जाएंगे। तो लॉ मेकर कहता है जो अनलिस्टेड है उनकी खरीद बेच को हम नॉर्मल इनकम मानेंगे। लेकिन अगर कोई लिस्टेड सिक्योरिटी है जो स्टॉक एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड है, लिस्टेड सिक्योरिटी है, तो सर लिस्टेड सिक्योरिटी के केस में उन्होंने कहा अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है या लिस्टेड डिबेंचर्स या बॉन्ड्स हैं, तो सर उस केस में हम कंसिडरेशन कुछ इस तरह से रखेंगे। उन्होंने कहा क्या कंसिडरेशन होगी? सबसे पहले उन्होंने कह दिया कि सर जो भी लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है या लिस्टेड डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स हैं, उनकी सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन हम स्पेशल इनकम कंसिडर करेंगे। यानी लिस्टेड डिबेंचर्स और बॉन्ड्स अगर लॉन्ग टर्म में आप बेच रहे हो तो उसकी इनकम जो आएगी वो स्पेशल इनकम मानी जाएगी। हाउएवर अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है और उनकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम आ रही है तो वो भी स्पेशल इनकम मानी जाएगी। फर्दर अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, इनकी सेल अगर शॉर्ट टर्म में हो रही है और उसके चलते गेन हो रहा है तो वो भी हमारे लिए स्पेशल इनकम माना जाएगा। अब मैम ये यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड क्या होता है, आइए समझिएगा। लॉ मेकर कहता है सर इंडस्ट्री में हो सकता है हर पर्सन के पास इन्वेस्टमेंट की एक्सपर्टीज ना हो। भाई आप और हम जो है वो आम आदमी हैं, हमें इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं है, तो मार्केट में कुछ एक्सपर्ट्स आते हैं जिनको हम बुलाते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर्स।
इनका काम ही होता है कि पूरी इंडस्ट्री को इवैल्यूएट करें और इंडस्ट्री में सारे अप्स एंड डाउन्स देखें, और जितने भी इन्वेस्टर्स पैसा लगाना चाहते हैं उनको गाइडेंस दे एक्सपर्टीज की। अब यहाँ पे अलग अलग इन्वेस्टर्स हैं, लेट्स से ए बी सी डी ई एफ। इन इन्वेस्टर को कहते हैं कि आप हमें पैसा दीजिए, आपको जितनी भी सेविंग करनी है आप दीजिए, लेट्स से 100 रुपए पर मंथ दीजिए, ज्यादा नहीं मांगेंगे, 100 रुपए पर मंथ दीजिए, चाहो तो 500 रुपए दे दो, चाहो तो 1000, जितना भी चाहो आप हमें पैसा दे सकते हो। फिर आपके पैसे को हम आगे फर्दर इन्वेस्ट करेंगे अलग अलग बिजनेस में, और वो कौन कौन से बिजनेस होंगे इसको हम मार्केट में एनालाइज करेंगे, और हम कोशिश करेंगे ऐसे बिजनेसेस में जाने की जो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। यानी कुछ कुछ ऐसे बिजनेसेस देखेंगे जिनका आपस में कोई कंपटीशन ना हो, रैदर कुछ इस तरह से हो कि अगर एक बिजनेस डूब रहा है तो दूसरा बिजनेस जीते। फॉर एग्जाम्पल, अगर सर एक बिजनेस सनस्क्रीन बनाता है क्योंकि धूप ज्यादा हो रही है, तो उसमें आपके 100 रुपए का 10 रुपए इन्वेस्ट कर देंगे। फिर सर धूप पड़ी तो सनस्क्रीन ज्यादा बिकेगी, और धूप नहीं पड़ी तो हो सकता है बारिश ज्यादा हो, तो एक हम ऐसी इंडस्ट्री में भी पैसा लगा देंगे जहां पे छतरियां बनती होंगी। तो सर दोनों में से कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। अगर गर्मी ज्यादा पड़ी तो सनस्क्रीन ज्यादा बिकेगी, और गर्मी ज्यादा नहीं पड़ी बारिश हुई तो छतरियां ज्यादा बिकेंगी। यानी एक बिजनेस में अगर नुकसान आ भी गया तो दूसरे बिजनेस में प्रॉफिट आएगा। इस तरीके की प्लानिंग करेंगे एक्सपर्ट्स, और कोशिश करेंगे कि आपके पैसे से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें, जिसके चलते अगर एक बिजनेस से लॉस आया भी तो दूसरे बिजनेस का प्रॉफिट हमारे इन्वेस्टर्स की रिटर्न्स को बचा लेगा। सिमिलरली, अगर एक इंडस्ट्री कोल्ड ड्रिंक और चिप्स बना रही है तो उसमें कुछ पैसा डालेंगे, और साथ साथ हम थोड़ा पैसा आपका फार्मास्यूटिकल में भी लगाएंगे कि सर कल को अगर ये कोल्ड ड्रिंक चिप्स खा खा के लोग बीमार हो गए तो दवाइयां जरूर खरीदेंगे। तो सर ऐसे म्यूचुअल एक्सक्लूसिव बिजनेस में हम हर एक पर्सन का पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, और ये जो एजेंसीज होंगी जो आपसे पैसा लेके अपने एक्सपर्ट नॉलेज से पैसा आगे लगाएंगी, इनको हम नाम देंगे म्यूचुअल फंड्स का, जहां पे इन्वेस्टर से फंड्स लेके म्यूचुअली एक्सपर्ट्स आगे इंडस्ट्री में पैसा लगाते हैं। फिर इसके बदले इंडस्ट्री से म्यूचुअल फंड्स के पास डिविडेंड, इंटरेस्ट के नाम से कमाई आएगी। भाई शेयर खरीदा तो डिविडेंड आएगा, डिबेंचर्स खरीदे तो इंटरेस्ट आएगा, और जो भी रिटर्न्स आ रहे हैं इंडस्ट्री से उनका एवरेज निकाल के ये इन्वेस्टर्स को रिटर्न करेंगे। लेकिन जब इन्वेस्टर ने इन्हें पैसे दिए थे और इनके पैसे इन्होंने एक्सपर्ट्स ने आगे शेयर्स में और डिबेंचर्स में लगा दिए थे, तो जो शेयर्स डिबेंचर्स में पैसे लगाए थे उन शेयर्स डिबेंचर्स की जो फिजिकल कस्टडी थी वो इन्हीं के पास रखी है, और ये इन्वेस्टर पूछ रहा है कि भैया बताओ हमने जो आपको पैसा दिया उसके बदले हमें क्या एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। तो एक्सपर्ट कहते हैं ठीक है, मैं आपको एक यूनिट दूंगा एज एन एक्नॉलेजमेंट कि हाँ भाई आपसे मैंने 100 रुपए लिए हैं, और ये जो यूनिट होगा इस यूनिट को हम बुलाएंगे यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। This unit is an acknowledgement given to the investor against the money given by investor to these experts for reinvesting this money in the shares and debentures of industry. और शेयर्स एंड डिबेंचर से जो कमाई आएगी उसमें से अपना खर्चा निकाल के ये फर्दर आगे रिटर्न जो है वो इन्वेस्टर्स को देंगे। क्लियर है? तो अभी आपको ये बात क्लियर हो गई म्यूचुअल फंड के यूनिट क्या होते हैं। अब आगे की बात, अगर कोई भी म्यूचुअल फंड एजेंसी इन्वेस्टर्स के पैसे का 65% या उससे ज्यादा इन सारी कंपनीज के इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करती है, तो उसे हम
इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट्स का नाम देते हैं। यानी सिंपल भाषा में कहें तो सर हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड कंपनीज जो हैं दो तरह से इन्वेस्ट कर सकती हैं। अगर उन्होंने मोर देन और इक्वल टू 65% ऑफ टोटल फंड्स जो भी इन्वेस्टर से मिले, अगर उन्होंने इन्वेस्ट किए इन इक्विटी शेयर्स, तो उनको हम इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स का दर्जा देते हैं, ईओएमएफ। ईओएमएफ स्टैंड्स फॉर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। जिसकी कमाई अगर इन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को बेच के आपको कमाई हो रही है, तो ये आपके लिए एज अ स्पेशल इनकम मानी जाएगी, क्योंकि सर ये नॉन रिकरिंग नेचर की है। और ये स्पेशल इनकम पे आपको टैक्स देना होगा एट द रेट्स गिवन अंडर सेक्शन 115A। ठीक है जी, हमने देखा था स्पेशल इनकम का जो रेट है वो हमें इनकम टैक्स से उठाना है। तो अंडर सेक्शन 115A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट में रेट गिवन है विच इज एट अ फ्लैट रेट ऑफ 15%। उन्होंने कहा जितना भी गेन हुआ कैपिटल गेन पे, उस कैपिटल गेन का 15% का टैक्स आपको देना होगा। ये फ्लैट बात कर दी, इनकम टैक्स देना होगा। हाउएवर अगर म्यूचुअल फंड ने लेस देन 65% इन्वेस्ट किया है यहाँ पे, तो सर वो हमारे लिए नॉर्मल इनकम बन जाएगी। और नॉर्मल इनकम होगी, नॉर्मल इनकम कब बनेगी? जब ये शॉर्ट टर्म में आएगी। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, यानी इस बात को मैं ऐसे कह सकती हूँ कि सर अगर इन्होंने लेस देन 65% इन्वेस्ट किया और इसको बेच के कुछ गेन आया, तो जो कैपिटल गेन आया अगर वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो उसको हम नॉर्मल इनकम मानेंगे। और नॉर्मल इनकम मानते हुए फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंगली जो भी टैक्स रेट होगा उस पे हम टैक्स चार्ज कर देंगे। लेकिन अगर यही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आया तो सर वो अगेन स्पेशल इनकम मानी जाएगी, क्योंकि सर लॉ मेकर कहता है कि भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो इनकम है, ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो इनकम है वो हमेशा 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 स्पेशल इनकम ही मानी जाएगी। क्योंकि सर कोई एसेट आपने लॉन्ग टर्म में रखा, घर खरीदा 50 साल आपके पास रहा फिर बेचा, आपने गाड़ी खरीदी 10 साल आपके पास रही फिर बेची, तो सर अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को बेच के गेन हो रहा है तो सर ये तो वैसे ही नॉन रिकरिंग नेचर का है ना। तो नॉन रिकरिंग नेचर का हो तो कोई भी इनकम हो सब स्पेशल इनकम मानी जाएगी। बस फर्क ये है, फर्क समझिएगा तीनों में लॉन्ग टर्म के अंदर, कि लॉन्ग टर्म की सारी इनकम स्पेशल इनकम है, लेकिन अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को बेच के या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को बेच के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो सेक्शन 112 के अंदर 10% का रेट लगेगा इन एक्सेस ऑफ 1 लाख। यानी वो कहता है सर आपने एक कंपनी के लिस्टेड इक्विटी शेयर्स खरीदे या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड खरीदे, आपने उसे 10 साल से ज्यादा रखा था और आज आपने उसे बेचा तो आपको 5 लाख का फायदा हुआ। तो सर 10 साल से ज्यादा आपने उसे रखा, अपना पैसा ब्लॉक किया, तो आपको 5 लाख का गेन हुआ। इस 5 लाख में से 1 लाख पे तो हम कोई टैक्स नहीं लेंगे और बाकी जो 4 लाख बचे उस पे हम फ्लैट 10% का टैक्स लेंगे। ये बात सेक्शन 112 ने कही। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है लिस्टेड डिबेंचर्स पे या बॉन्ड्स पे, तो सर 112 के तहत 10% का टैक्स लगेगा टोटल रिटर्न पे, टोटल गेन पे। यहाँ पे आपको 1 लाख की छूट नहीं दी गई जो शेयर्स और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में दी गई थी। और सर इन 4 को छोड़ के अगर किसी भी और कैपिटल एसेट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है तो सर वहां पे सेक्शन 112 कह रहा है कि 20% के रेट से हम आपके ऊपर टैक्स चार्ज करेंगे। हाउएवर अगर यही फायदा हमें शॉर्ट टर्म में होता, अगर हमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता ऑन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, यानी देखिए ये दोनों सेम है, ठीक है जी, इन दोनों को बेच के कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता तो उसको भी हम स्पेशल इनकम मानते, लेकिन उस पर टैक्स सेक्शन 111A के अंदर लगता है एट अ फ्लैट रेट ऑफ 15%।
यानी लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को अगर लॉन्ग टर्म में बेचा तो 1 लाख की छूट है। अगर शॉर्ट टर्म में थोड़े टाइम में खरीद के बेच दिया, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है, फाइनेंशियल एसेट्स में 1 साल के अंदर अंदर, सर आज शेयर खरीदे 10 दिन बाद बेच दिए, या आज शेयर खरीदे आज ही बेच दिए, इंट्राडे ट्रेडिंग कर दी सेम डे पे, तो भी सर उसको हम स्पेशल इनकम मानेंगे और उस पर फ्लैट 15% के रेट से इनकम टैक्स चार्ज करेंगे अंडर सेक्शन 111A। हाउएवर इन दोनों को छोड़ के बाकी कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो जाए उसको हम नॉर्मल इनकम मानेंगे और फाइनेंस एक्ट के अकॉर्डिंगली उसका टैक्स रेट लेके जो भी स्लैब के अकॉर्डिंगली होगा उसके अकॉर्डिंगली इनकम टैक्स कंप्यूट करेंगे। यानी यहां तक की बात को हम कुछ इस तरह से कंक्लूड कर सकते हैं कि सर सिंपल सी बात है, अगर नॉर्मल इनकम है तो सर फाइनेंस एक्ट लगाओ, स्पेशल इनकम है तो इनकम टैक्स एक्ट लगाओ, नॉर्मल इनकम है तो असेसी वाइज लगेगी, चेक करेंगे इंडिविजुअल है, एचयूएफ कंपनी है या फर्म, और उसके अकॉर्डिंगली स्लैब्स लगा देंगे। इंडिविजुअल एंड एचयूएफ में स्लैब होगा, हाउएवर कंपनी में और फर्म में एक फिक्स्ड रेट्स होंगे जिनको हम आगे चल के पीजीबीपी में देखेंगे। वेयर स्पेशल इनकम पे जो टैक्स लगेगा वो इनकम वाइज लगेगा, यानी यहाँ पे असेसी कोई भी हो, इनकम अगर कुछ इस तरह की है तो सर फिर वहां पे आपको कुछ इस तरह से इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करनी होगी। तो स्पेशल इनकम को हमने कहा सर हम 2 कैटेगरी में बांट रहे हैं, 2 ही सोर्स से स्पेशल इनकम आ सकती है, कैपिटल गेन या अदर सोर्सेस। अदर सोर्सेज में हमने पहले ब्लैक मनी देख लिया था जो कह रहा था सेक्शन 115 बीबी के तहत, बीबीई के तहत 60% फ्लैट लगाएंगे। वेयर एज सर अगर विनिंग फ्रॉम लॉटरी वगैरह है तो वो भी स्पेशल इनकम है, वहां पे जो भी ग्रॉस विनिंग आएगी उसमें से कोई खर्चे वर्चे माइनस नहीं होंगे, उस पर फ्लैट 30% का टैक्स लगेगा। हाउएवर ब्लैक मनी में हम सरचार्ज भी लगाते थे फ्लैट 25% का ऑन द बेसिक टैक्स ऑफ ब्लैक मनी। वेयर एज ब्लैक मनी और विनिंग फ्रॉम लॉटरी को छोड़ के बाकी अगर कोई और अदर सोर्स से इनकम आई तो वो नॉर्मल इनकम है, अकॉर्डिंग टू फाइनेंस एक्ट उस पर टैक्स निकाल लीजिएगा। वेयर एज कैपिटल गेन के अंदर उन्होंने 2 कैटेगरी बना दी, एक तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में तो स्पेशल इनकम पे 15% का टैक्स लगेगा सेक्शन 111A। वेयर एज लॉन्ग टर्म में अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स या यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं तो वो भी स्पेशल इनकम है, उस पे सेक्शन 112 के तहत 10% टैक्स लगेगा अबव 1 लाख। वेयर एज यहाँ पे एक और चीज जुड़ गई, अगर लिस्टेड डिबेंचर्स और बॉन्ड्स हैं तो वो भी स्पेशल इनकम है, उस पे 10% से फ्लैट टैक्स निकलेगा। और इन चारों के अलावा कोई और कैपिटल एसेट पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो वो भी स्पेशल इनकम है जिसपे टैक्स रेट 20% के अकॉर्डिंगली निकाला जाएगा। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे आके हमारे टैक्स रेट्स का बेसिक कंसेप्ट जो है वो कंक्लूड होता है। यहाँ तक की बात को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर इससे रिलेटेड हम आगे चल के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक हमारा आज की डेट में जितना भी टैक्स रेट का बेसिक कंसेप्ट है, चाहे वो नॉर्मल इनकम पे हो चाहे स्पेशल इनकम पे, उसको हमने यहाँ तक कंक्लूड कर लिया। यहाँ तक की लिस्ट को, यहाँ तक के चार्ट को अच्छे से याद कर लीजिएगा। टिल नेक्स्ट क्लास, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।